स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद SK श्रवण। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है और आज का जो हमारा सेशन है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। आप जो भी एस्पिरेंट्स कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करते हैं, चाहे वो CGL हो, बैंक हो, NDA हो, CDS हो, किसी भी एग्जाम्स के लिए आइए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले रोज की तरह सभी लोग एक बार प्यार से बोल दीजिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हेन डिड आई गो टू पटना लास्ट ईयर। ये आपका क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चंस में मैं वेट करूंगा कि आप हमें आंसर बताएं। यानी ये जो अंडरलाइन वाला सेक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसको अंडरलाइन किया गया है, आपको बताना ये है कि क्या ये सही है या गलत है। अगर ये गलत है तो इन चार में से इनमें से कौन सा होगा, और अगर ये सही है तो आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड? इफ यस, कम ऑन गिविंग द आंसर, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं आप सभी का इंतजार कर रहा हूँ। कमेंट में आंसर लिखना बता दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन डिड आई गो टू पटना लास्ट ईयर। तो एक चीज आप याद रखिएगा, यदि आपके क्वेश्चंस में कभी भी लास्ट के साथ अगर कोई टाइम आता है, यानी लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे आता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि हम इसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। बताइए किसका यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ये सोच रहे होंगे कि सर ये बिल्कुल सिंपल पास्ट में ही लिखा गया है व्हेन डिड आई गो, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये कंप्लीटेड एक्शन को बता रहा है। और जब कंप्लीट एक्शन को बता रहा होता है तो हम वहाँ पे व्हेन, यानी ये जो व्हेन लिखा है, इस व्हेन के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। तो यहाँ देखिए आप, ये क्या लिखा हुआ है? लास्ट ईयर। बिल्कुल सही सुना आपने, बोलिए मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर लिखा है तो हम किस पर जाएंगे? तो हम जाएंगे यहाँ पे व्हेन के साथ क्या आएगा? आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है? सेकेंड फॉर्म। ये बिल्कुल सही है, यानी हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपने इस पहले क्वेश्चन से क्या सीखा? आपने ये पहले क्वेश्चन से ये सीखा है कि यदि किसी भी सेंटेंस में कोई भी पास्ट टाइम मार्कर आता है और अगर वो कंप्लीटेड एक्शन को बताता है तो उसके साथ हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। चलिए तो आइए हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इससे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये NDA 2014 का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी ये क्वेश्चन आपके NDA के एग्जाम में 2014 में आया था। चलिए अगला सवाल आपका क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि इवन ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। कह रहा है कि वो एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत तो करता है लेकिन एग्जाम में फेल हो गया। तो आप खुद सोच के देखो, एक तरफ वो पॉजिटिव दे रहा है और दूसरी तरफ वो नेगेटिव मीनिंग को दे रहा है। एक तरफ कड़ी मेहनत भी कर रहा है और दूसरी तरफ फेल भी हो रहा है। इसका मतलब ये जो इवन वर्ड लिखा गया है जिसको इसने अंडरलाइन किया है, तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिंस, दूसरा ऑप्शन है अल्दो, तीसरा ऑप्शन है फॉर और चौथा ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। तो मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट आंसर कमेंट में लिखकर बता दीजिए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में लिखा हुआ है कोमा। तो आप एक कंसेप्ट को नोट कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि अल्दो आता है, अल्दो, तो अल्दो के साथ हम लोग यूज करते हैं यट का। अल्दो और दो के साथ हम यट का यूज करते हैं। अल्दो और दो का मतलब होता है यद्यपि। और अगर यट नहीं आता है तो इस यट की जगह पे हम कोमा पंक्चुएशन का यूज करते हैं। कोमा, इसका मतलब यहाँ पर अगर कोमा आ रहा है तो ये इवन की जगह हमारा आंसर आएगा अल्दो। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर देना स्टार्ट कर दिए हैं। आंसर दीजिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है कि आप
सपोर्ट कर रहे हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं। बहुत सारा आप लोगों ने वीडियो के ऊपर कम से कम मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी जो 3 वीडियो गया है तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो को देखा है, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है, तो अच्छी बात है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और एक प्यारा सा लाइक और मुस्कान दे दीजिए। चलिए आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वुड यू माइंड, क्या तुम्हें कोई दिक्कत होगी क्लोजिंग द विंडो। ये आप अपने जनरल लाइफ में भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे? वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बता रहा है? वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। जैसे मान लो कि हम लोग बैठे हुए हैं, किसी को हमने बोला कि भाई साहब थोड़ा सा आप ये खिड़की को बंद कर दीजिए, क्या आपको कोई दिक्कत होगा खिड़की को बंद करने में? तो एक बहुत प्यारा सा वर्ड मैं आपको बताता हूँ। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने बाद हमेशा जीरेंड का यूज लेते हैं। पहले आप इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला ऑप्शन इसका है टू क्लोज, वुड यू माइंड टू क्लोज। दूसरा ऑप्शन है वुड यू माइंड इन क्लोजिंग। तीसरा ऑप्शन है वुड यू माइंड फॉर क्लोजिंग। और चौथा ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, यानी बिल्कुल सही लिखा गया है, कोई भी गलती नहीं है। तो आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। आज के बाद ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेवारी। लिख लीजिए कॉपी में, नोट डाउन कीजिए, मैं आपको देख रहा हूं। यदि किसी भी सेंटेंस में माइंड वर्ड आता है, माइंड MIND, माइंड जिसका मतलब होता है ध्यान देना, यदि किसी भी सेंटेंस में माइंड आता है तो इस माइंड के बाद हम हमेशा जीरेंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जीरेंड। और जीरेंड क्या होता है? वर्ब प्लस ING। वर्ब प्लस ING जब नाउन की तरह काम करता है तो उसे हम जीरेंड कहते हैं। बिल्कुल सही आपने सुना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। आने किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। वर्ड आप याद रखेंगे, माइंड लिखा हुआ है और माइंड के साथ इसमें क्लोजिंग वर्ड लिखा है, यानी क्लोज प्लस ING, वर्ब प्लस ING है, और ये बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि द मीटिंग हैज बीन पुट आउट टू फ्राइडे नेक्स्ट। कह रहा है मीटिंग जो है हैज बीन पुट आउट टू फ्राइडे नेक्स्ट। सबसे पहले आप ये देखिए, लिखा हुआ है पुट आउट, मतलब इस मीटिंग को अगले फ्राइडे के लिए स्थगित कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। क्या ये फ्रेजल वर्ब जो लिखा है ये सही है? तो जो हमारे बिगिनर या न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को जोड़ दिया जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब का काम करता है। फ्रेजल वर्ब का अपना कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इसका एक अलग ही मीनिंग होता है, इसलिए ये फ्रेजल वर्ब आपको याद करना पड़ता है। ये जो पुट वर्ड लिखा है ये पुट वर्ब है, और इस वर्ब के साथ जो आउट लिखा गया है ये आपका प्रीपोजिशन है। मेरे साथ बोलेंगे, यदि किसी वर्ब के साथ, बिल्कुल सही, अगर कोई प्रीपोजिशन आता है तो वो फ्रेजल वर्ब का काम करता है। फ्रेजल वर्ब का अपना कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैं बोलूं कि लुक आफ्टर, तो लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, इसका मतलब हुआ बाद में देखना, पर ऐसा नहीं है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो पुट आउट लिखा है क्या ये सही है? मीटिंग को आगे बढ़ा दिया गया है, अगले फ्राइडे तक स्थगित कर दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पुट ऑफ। पुट आउट का आप लिख लीजिए, इसका मतलब होता है टू एक्सटिंग्यूश। एक्सटिंग्यूश का मतलब क्या होता है? बुझाना, यानी कैंडल को जब हम बुझाते हैं तो उसको इंग्लिश में पुट आउट कहते हैं, लेकिन किसी चीज को आगे बढ़ा देने को, स्थगित करने को इंग्लिश में पुट ऑफ कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं पुट ऑन का मतलब होता है ड्रेस को पहन लेना, पुट ऑन योर ड्रेस। ठीक वैसे ही अगर मैं ये कहूँ पुट डाउन, इसका मतलब होता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। तो ये फ्रेजल वर्ब एक कमाल की बहुत प्यारा सा आपका कंटेंट है जो आपको शायद पढ़ना चाहिए सभी स्टूडेंट को, चाहे वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो नहीं करते हो, तो जनरल लाइफ में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुट ऑफ राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा।
आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर। तो सबसे पहले हम वर्ड रिजेंबलिंग का मतलब समझते हैं। रिजेंबलिंग मतलब क्या होता है? रिजेंबलिंग का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि मेरा चेहरा मेरी माँ की तरह दिखता है या तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पिता की तरह दिखता है, इसका मतलब आप अपने किसी फैमिली मेंबर की तरह दिखते हो। रिजेंबल का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। और ये जो रिजेंबल वर्ड होता है ये एक स्टैटिक वर्ब होता है और स्टैटिक वर्ब में जनरली ing फॉर्म का यूज नहीं होता। बिल्कुल सही सुना आपने, ये बहुत ही प्यारा कंटेंट है और इसको मैं जरूर पढ़ाऊंगा एक पूरे कंप्लीट वीडियो के अंदर। स्टैटिक वर्ब का प्रयोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना चाहिए, यानी या तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, नहीं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में es लगाते हैं। तो साहब आप बता दीजिए, जब ing ही नहीं आएगा तो is भी नहीं आएगा। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप देखिए, लिखा है was resembling, तो ये गलत है। यहाँ पे लिखा है has resembled, ये भी गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? he resembles his father, वह अपने पिता की तरह दिखता है। he के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको और आप सीख भी रहे हैं कुछ न कुछ, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि he is definitely the cleverer among the two। So my dear students, वो कह रहा है कि निश्चित रूप से वो दोनों में से चालाक है। निश्चित रूप से वो दोनों में से चालाक है। तो भाई दो के लिए मैंने among कब पढ़ा दिया या आपने among कब पढ़ा है? आपने पढ़ा होगा, ध्यान से सुनेंगे। बिटवीन का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं, वहीं among का प्रयोग हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं। और ये प्रीपोजिशन टॉपिक का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रीपोजिशन से नहीं लिया गया है, ये डिग्री टॉपिक का क्वेश्चन है। यदि ध्यान से सुनेंगे, यदि अगर हम ये कहें कि वो दोनों भाइयों में से अच्छा है, तो ही इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, यानी वो दोनों भाइयों में से अच्छा है। तो हमने कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग किया है। आइए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के देख लेते हैं। कह रहा है कि ही इज डेफिनेटली द क्लेवरर अमंग द टू। सो ये जो क्लेवरर वर्ड है ये कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले द आया है और इसका कंपैरेटिव डिग्री के बाद द टू लिखा हुआ है, यानी आपको यहाँ ऑफ लगाना पड़ेगा, ऑफ द टू, यानी वो दोनों में से ही चालाक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साहब, ये क्या लगाना पड़ेगा? बी इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। तो शैल वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें? मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो है ही इज नोइंग द सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य, वो रहस्य को जान रहा है। आपका पहला ऑप्शन है नोज आएगा, हैज बीन नोइंग आएगा, वॉज नोइंग आएगा या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नो वर्ड होता है, जैसे आप खुद बोल के देख लीजिए, मैं तुम्हें जानता हूं या मैं तुम्हें जान रहा हूं। कैसे बोलते हैं आप? मैं तुम्हें जानता हूं। सो ये जो नो है ये स्टैटिक वर्ब का काम करता है और स्टैटिक वर्ब के साथ आपने अभी थोड़ी देर पहले ही सुना कि स्टैटिक वर्ब के साथ हम ing फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। स्टैटिक वर्ब का प्रयोग जनरली हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही करते हैं। मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू, न कि आई एम नोइंग यू। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आई नो यू होता है, आई एम नोइंग यू नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे ही लिखा है और ही जो होता है ये सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट कमेंट में लिख कर बता दीजिए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम्स, और इनको जरूर आप नोट डाउन जरूर करें। अच्छा, एक शिकायत और है,
कई बार मैं कई क्वेश्चंस पूछ देता हूं आपसे कि आप इनको कमेंट में लिखकर बताएं, तो बहुत सारे नहीं बताते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और इन क्वेश्चंस के आंसर बताने का प्रयास करें। यदि हम वीडियो को केवल देख देख के स्किप कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं, तो शायद हमें कंटेंट के बारे में पता नहीं चल पाएगा। ओरिजिनल कंटेंट, प्योर कंटेंट और लॉजिकल कंटेंट को सीखने के लिए आपको पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। कह रहा है कि इफ यू विल कम विथ मी आई शैल बी हैप्पी, यदि तुम मेरे साथ आते हो तो मैं खुश हूंगा। ये कह रहा है यदि तुम मेरे साथ आओगे या मेरे साथ चलोगे तो मैं खुश हूंगा। ध्यान से सुनिएगा, इफ यू विल कम आई विल हेल्प यू, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा। मेरे भाई, यदि तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा। पहले आओगे फिर मैं मदद करूंगा। जो पहला सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। इसके भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। यदि कोई कार्य भविष्य में एक के बाद एक होता है और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य पे अगर निर्भर करता है तो हम पहले कार्य के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं और दूसरे कार्य के लिए हम हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। और प्यारा सा मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी एक सेंटेंस के अंदर 2 बार शैल विल का यूज हम नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं 2 बार शैल विल आ रहा है, समझ जाइएगा कि ये गलत लिखा गया है। एक विल को हटाना पड़ेगा। कहाँ हटाएंगे? जहां कंडीशन होगा। कंडीशन क्या है? इफ। ये इफ के बाद हम कभी भी शैल और विल का यूज नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान बन गया। तो यहाँ पर देखिए हम लिखा है इफ यू विल कम, सो आपको विल हटाना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा इफ यू कम विथ मी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कह रहा है कि ही वॉज आस्क्ड, उससे पूछा गया। ही वॉज आस्क्ड, यानी ये जो वॉज है ये आपका बी वर्ब है और ये आस्क्ड है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यानी सेंटेंस जो है वो एक्टिव में ना होके किस में चला गया? पैसिव में चला गया है। ही वॉज आस्क्ड, क्या पूछा गया? टू आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट का मतलब होता है मध्यस्थता करना, यानी बीच में आकर 2 पार्टी को समझाना। विथ लिखा हुआ है टू मर्चेंट्स इन ए डिस्प्यूट्स, टू मर्चेंट्स इन ए डिस्प्यूट। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखिएगा, आपका पहला ऑप्शन है टू आर्बिट्रेट बिटवीन, टू आर्बिट्रेट एट, टू आर्बिट्रेट, या कह रहा है कि नो इम्प्रूवमेंट, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे सीखने वाली बात मैं आपको बता दूं कि आर्बिट्रेट के साथ विथ नहीं लगता है, आर्बिट्रेट के साथ हम बिटवीन शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्बिट्रेट बिटवीन, यानी 2 लोगों के बीच में मध्यस्थता करना। सो उम्मीद करता हूं अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कह रहा है कि ही इज लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years, ही इज लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years, वो 10 साल से इस घर में रह रहा है। यदि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वर्तमान में भी चल रहा है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ जाते हैं। तो यहाँ इज लिविंग है, ये गलत है। आपका राइट आंसर होगा हैज बीन लिविंग। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है फॉर 10 years, इसीलिए आप इज लिविंग नहीं लिख सकते, इसकी जगह लिखना पड़ेगा हैज बीन लिविंग, और ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। कह रहा है कि मेजॉरिटी टू द पैसेंजर कुड हैव बीन सेव्ड। कह रहा है कि बहुत सारे मेजॉरिटी टू द पैसेंजर, पैसेंजर्स को बचाया जा सकता था, कुड हैव बीन सेव्ड इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड, यदि ड्राइवर अप्लाइड किया होता, हैड अप्लाइड द ब्रेक्स इन टाइम, अगर ब्रेक को सही समय पे अप्लाई किया होता तो बहुत सारे पैसेंजर को बचाया जा सकता था। इसका मतलब कि दोनों ही काम नहीं हुआ है, ना ही पैसेंजर बचे हैं और ना ही उसने ब्रेक को सही समय पे अप्लाई किया है। सो फ्रेंड आप ध्यान से सुने, ये जो कंडीशंस इफ लिखा गया है आप हमेशा चेक करिएगा। इफ के बाद द ड्राइवर सब्जेक्ट हुआ, हैड आपका आ रहा है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है, ये देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का
थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। तो इससे पहले इसने लिखा है अ मेजॉरिटी टू द पैसेंजर कुड हैव बीन सेव्ड, कुड हैव बीन सेव्ड। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये आपका एक्टिव में नहीं है, ये किस में है, पैसिव में है, क्योंकि ये बिन है। बिन क्या है, बी है, बी के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, ये गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चंस। हर वीडियो के बाद ही मैं इस वीडियो में भी आपको एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए, और आज के लिए ये छोटे से सेशंस के लिए आखिरी क्वेश्चन है। अगले वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। हम लोग किस प्रकार से अपने वीडियो चला रहे हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एक दिन छोड़कर दूसरे दिन शाम के 8 बजे, यानी रात के 8 बजे, सॉरी नाइट में, इवनिंग बोल सकते हैं आप उसको, 8 बजे 8 PM में हम लोग अपने वीडियो को लाइव लेके आ रहे हैं आपके लिए। और इसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनको मैं लेकर आपके लिए आ रहा हूँ। आज का जो हमारा सेशन था ये कंप्लीट एनडीए के 2014 पेपर का सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था। दोबारा बताना चाहूंगा, क्वेश्चन कभी एग्जाम्स में पूछ कर नहीं आते। कंटेंट तैयार करिए, कंसेप्ट तैयार करिए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। इसी के साथ मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि मेरी ग्रामर की मेरी 3 बुक आने वाली है। जो पहली किताब है मेरी ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर कंसेप्ट, दूसरी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, और तीसरी वॉकेब की। तो मेरी पहली किताब यानी मंडे को कल लॉन्च होने जा रहा है, सॉरी मंडे को, यानी आज लॉन्च हो गया है। और ये जो हमारा किताब है ग्रामर, ये आपको अवेलेबल मिलेगा। अभी जो स्टूडेंट्स जयपुर में रहते हैं वो YSM क्लासेस के अंदर ये किताब आपको मिल जाएगा, आपको वहां से अवेलेबल है। इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने लिखने का काम किया है, और हर कंसेप्ट के बाद मैंने क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप उसको खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। और जब वो किताब आप पढ़ लेंगे तो उसके साथ साथ पैरेलली एक प्रैक्टिस बुक भी आएगी मेरी, जो टॉपिक वाइज होगा। और लास्ट यानी थर्ड बुक जो होगी मेरी वो होगी वॉकेब की कंप्लीट बुक। उसमें हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सो इसका क्वेश्चंस मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि हार्डली हैड ही रीच होम देन द टेलीफोन रिंग। मुश्किल से वो घर पहुंचा ही था कि फोन बजने लगा, ये कह रहा है ये क्वेश्चंस के अंदर। आपको बताना है कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ सेक्शन है देन क्या ये गलत है, यदि गलत है तो इसकी जगह राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार प्यार से सभी लोग बोल देंगे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।